बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम की बहस तकरीबन 1.5 महीना जारी रही। अब ये 26वीं आइनी तरमीम जब मंजूर हो गई है तो उसके बाद अब कुछ उसके आफ्टर शॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ पार्टीज़ के अंदर जो सियासी मामलात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर जब ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई और उसके बाद चीफ़ जस्टिस का इंतखाब हुआ और वोट टेकिंग सेरेमनी हुई जस्टिस याहिया साहब की, तो वहाँ पर सीएम सिंध और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद नहीं थे, जिसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो बयान था कि मंसूर अली शाह को वो चीफ़ जस्टिस देख रहे थे और यही उनसे कमिटमेंट हुई थी, तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नाराज़ हैं? लेकिन आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सियासी अमूर के हवाले से बात हुई है और फिर उसके बाद लाहौर में वो एक तकरीब के अंदर भी शरीक हुए हैं। राव खालिद साहब, ये क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं इस हवाले से, और वो कह रहे हैं कि अब अगर 27वीं की बात की जा रही है तो हम मज़ाहमत करेंगे, हम मंजूर नहीं होने देंगे, और बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि, और उस वक्त सबसे पहले बिलावल साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस देख रहा हूँ। तो अब आपको लगता है कि ये 26वीं आइनी तरमीम से इत्तेहाद जो था हुकूमती, ये भी खतरे में पड़ा? इत्तेहाद ऐसा सच खतरे में नहीं है, क्योंकि इत्तेहाद इनकी मर्ज़ी से थोड़ी है कि वो ख़तरे में पड़ जाएगा। जब ख़तरे में डालना होगा मैंने तो मैं डाल दूंगा उसको, ये तो मेरे इख्तियार में, इनके इख्तियार में तो कुछ नहीं है इस इत्तेहाद के हवाले से। ये तो वो कह ले कि एक शख्स के खौफ से इकट्ठे हैं, जब तक वो खौफ मौजूद है ये एक दूसरे को जफ्फा डाल के बैठे रहेंगे ताकि अकेले हुए तो फिर वो शख्स आगे कहीं नुकसान ना पहुँचाए इनको। तो वो बाहर अपनी जगह पे मौजूद है। जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, आज उनका मैंने बयान सुना कि जी वीकेंड था तो इसलिए मैं नहीं गया तकरीब में, तो वो कहते उजरे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। तो आप जब 26वीं तरमीम के लिए तो आपने वीकेंड क्या दिन देखा, ना रात देखी, ना वीकेंड देखा, ना जुमा देखा, ना इतवार देखी, तो आप तो मुसलसल एक्टिव थे माशाल्लाह, और अच्छी बात है, होना चाहिए, सियासी लीडर को ऐसे ही होना चाहिए। तो ये क्या बात हुई कि जब एक इतने अहम आपकी तरमीम के नतीजे में एक वाक़या हो रहा है, कितनी अहम पोजीशन पे जस्टिस याहिया आफरीदी नामजद हुए हैं और वो ओथ उठा रहे हैं और आपके वालिद साहब उनसे ओथ ले रहे हैं, तो वो एक फैमिली फंक्शन के तौर पे उसमें चले जाते। तो मुझे समझ नहीं आई, चीफ मिनिस्टर क्या वो भी वीकेंड पे गए हुए थे और गवर्नर सिंध भी वीकेंड पे गए हुए थे। तो बहरहाल ठीक है, हम मान लेते हैं वो कह रहे होंगे। और उनकी जो मीटिंग है बुनियादी तौर पे वो 27वीं तरमीम की बात की जा रही है, गवर्नर पंजाब को लेके गए। मेरा ख्याल है इनका जो पहले से जो मामला चल रहा है पंजाब में शेयर के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र और बाकी मामला फ़ंड्स की, ये उस पर ज़्यादा उस पर होगी, अदरवाइज़ तो नहीं होगी। जहाँ तक मौलाना की बात है, ऑब्वियसली मौलाना आखिरी वक्त तक वोट तो उन्होंने दिया, बड़ी खुशदिली से दिया। उससे पहले तक तो वो बहुत ही अपसेट लग रहे थे सारी सूरत हाल से, चाहे उनके अपने मेंबरान के अगवा के हवाले से इल्ज़ामात हों या प्रेशर और किस्म के जो थे उन पे जो बात करते थे, वो काफ़ी अपसेट थे और कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आए कभी भी। अभी भी वो मेरा ख्याल है कि ये जो नामजदगी हुई है उस हवाले से भी शायद जो कहा जा रहा है कि जो एक वोट खिलाफ़ किया है, 9 में से 8 लोगों ने हमायत की है, एक वो भी उन्हीं के कामरान मुर्जा साहब थे जिन्होंने मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि जी मंसूर अली शाह साहब को होना चाहिए। तो बहरहाल वो मौजूद है और वो दोबारा से इंतखाबात की बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट को दोबारा से मेरा ख्याल है जाली समझना शुरू कर दिया उन्होंने, आसार तो यही दिखाई देते हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, सियासी जो एक कह लें कि आफ्टर शॉक्स जिसको हमने लिखा है अपने स्लग में, वो बहरहाल मौजूद है। मैं 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें यानी जिनको सियासी बैरोमीटर में कहता हूँ, कुछ लो पर्सनैलिटीज़ और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, उन सियासी बैरोमीटर्स में गुजरात के चौधरी भी आते हैं, झेलम के चौधरी भी आते हैं, और नई एंट्री उसमें फैसल वाडा साहब है। उसमें फैसल वाडा साहब और चौधरी फवाद साहब थे, और उनकी जो कवाली थी ना, कवाली में कोई नेगेटिव टर्म में यूज़ नहीं कर रहा, कवाली में होता है कि एक बंदा सुर छोड़ता है दूसरा पकड़ता है उसको, तो वो दोनों जिस तरह से सिंक्रोनाइज करके वो सुर ताल मिला रहे थे और जो बातें कर रहे थे, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कोई सुनगुन इनको है कि शायद पीटीआई के लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो रही हैं और चीज़ें हो रही हैं। और अभी जो रिसेंटली जो शुरू हुआ है इल्ज़ामात का सिलसिला बहुत अनफॉर्चुनेट है, जिस किस्म की गुफ्तगू और ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है उसमें सलमान अकरम राजा साहब और चौधरी साहबान के दरमियान, वो भी मुझे ठीक नहीं लग रही।
तो वो लग ये रहा है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीफ जस्टिस ने ATC जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स है उनके इंतजामी जजों का इजलास बुलाया है। और आपको पता होगा जितने केसेस हैं PTI के, जो बलवे के, बाकी चीज़ें जो बाद में जलसो जुलूस के हवाले से है, वो यही ATCs में हम 99% केसेस तकरीबन, ठीक, उनका इंतजामी इजलास बुलाया। वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा, जलसों का ऐलान कर दिया PTI ने, मेरा ख्याल दोबारा कोई रौनक लगाने जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी सतह पर ये। लेकिन ये PTI के जो बयानात का आपने जिक्र किया, मैं ज़रा नजमुल साकिब साहब से इस सवाल से जान लेता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जिक्र अभी राव साहब किया कि इमरान खान की वजह से ये सारे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से उनके वकला खुद सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को इन अल्फाज में जवाब दे रहे हैं। और ख़ासतौर पर फवाद चौधरी साहब बहुत एक्टिव हैं और उनके भाई ने मुलाकात भी की है फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब से, और उसके बाद फिर जो बयानात जिस तरह दिए और फिर कहा गया अंदर जिस तरह उन्होंने खान साहब को बताया कि किस तरह ये जलसों में मुनज़्ज़म नहीं कर सके। तो ये जो अंदरूनी इख्तलाफात अब बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं, इस सूरत में क्या जलसे कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या मुनज़्ज़म हो पाएगी, या कोई प्रेशर बना पाएगी? और ज़ौक़ PTI को जो नुकसानात होने थे, ख़ास तौर पे ये जो मुंतज हुए हैं इस पे कि उनके अपने बंदों के बारे में शो कॉज नोटिस इशू हो रहे हैं, इन फाइटिंग है, अंदरूनी खलफशार है, जिस तरह ये ज़ैन कुरैशी साहब का हमने देखा, बड़े अहम लीडर थे ये, लेकिन वो भी इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने कि जी मैं डिप्टी पार्लिमानी लीडर आज से नहीं रहूँगा। फिर हम देख रहे हैं कि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो क्लीन बोल्ड होते हुए हमें नज़र आए। आज आके हमें यही पता लगा कि जो भी सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी है, क्विकली मैं बताऊंगा कि ये जो आफ्टर शॉक्स की जो हम बात कर रहे हैं कि तरमीम के बाद जो सूरत हाल और ख़ास तौर पे PTI के एंगल से इत्तेफाकात की एक भरमार है। देखिए, इत्तेफाक से मौलाना साहब जो पहले खिलाफ थे वो आखिर में मान गए, इत्तेफाक से ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, इत्तेफाक से ही फैसल चौधरी साहब क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, इत्तेफाक से बुशरा बीबी रिहा हो जाती हैं और ख़ान की जो हमशीरान हैं वो भी रिहा हो जाती हैं इत्तेफाक से। इत्तेफाक से तरमीम के बाद ख़ान की तरफ से कोई सख्त सुस्त बात सुनने को नहीं मिली। इत्तेफाक से PTI का आपस में जो इत्तेफाक था उसमें निफाक नज़र आना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है कि जो ज़्यादतियाँ इनके साथ होनी थी हो गई, जो नुकसान होना था हो गया, शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब ये भी इत्तेफाक है कि एहतजाज की कोई संजीदा कॉल अभी तक हमें नज़र नहीं आई, बातें हो रही हैं संजीदगी से। ये भी इत्तेफाक की बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब आखिरी 1 घंटे में वो जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें पहुंच जाते हैं इत्तेफाक से। इत्तेफाक से फैसल वाडा की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। अमेजिंग फैक्ट कि फैसल वाडा साहब जो कहते हैं वो इत्तेफाक से ठीक हो जाता है। इत्तेफाक से अब ये आखिरी 2-3 इत्तेफाकात हैं जी। इत्तेफाक से मौलाना साहब जो बातें कर रहे थे 26वीं तरमीम से पहले, उन्होंने वही बातें शुरू कर दी हैं 27वीं तरमीम से पहले कि ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। ये सारे इत्तेफाकात मुझे ये सारे इसमें नज़र आए। लिहाजा ये बईदस कयास नहीं कि इत्तेफाक से 27वीं तरमीम आ जाए और वो इत्तेफाक से मंजूर भी हो जाए। अब PTI की आपकी बात इस वक्त की आखिरी करूंगा। PTI के साथ ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये जो क्रस्ट एंड टर्फ बन रहे हैं, नशेबो फराज बनते नज़र आ रहे हैं हमें, उसने बहुत सारी चेमगोइयाँ जो है उनको जन्म दिया है, बहुत सारी साजिशी थेरियाँ जिसको हम कहते हैं ना, यानी कोई ऐसी चीज़ कर देनी कि हाँ भाई ये भी होने वाला है वो भी होने वाला है। मेरा तज्जिया ये कहता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, जो होना था वो हो चुका। बीबी का रिहा होना या बहनों का रिहा होना मकसद नहीं था। अगर तो आपको कल को पता लगे कि यास्मीन राशिद को रिहा कर दिया है, या कल को आपको पता लगे कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो फिर मैं कुछ सोचने पे मजबूर होऊंगा कि हाँ भाई कुछ होने वाला है। मेरे नज़दीक ये जो इतनी बड़ी चीज़ हो गई, तरमीम हो गई, और उसके बाद से किसी किस्म की, और उसमें सारे के सारे यानी सारे के सारे शामिल थे। एक शायद बीच में अख्तर मैंगल था, उसके भी 2 सेनेटर जो हैं वो यानी वहाँ मिलते हुए नज़र आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम इस वक्त डेवलप हुआ है ख़ास तौर पे तरमीम के बाद, वो सबको मिन हैसुल कौम कबूल है। और फिर उसके बाद याद रहे कि एक दिन तरमीम के बाद वज़ीर आज़म का एक बयान आया था जो हेडलाइन थी कि हम सब एक पेज पर हैं।
अब जबकि तरमीम का जो है वो पहला हमने देखा कि जस्टिस याहिया Right. अफरीदी जो हैं वो बन जाते हैं और इत्तेफाक से वो सारी बातें करते हैं ज़ौक जो कि हम तवक्को रखते थे उनसे। ये भी एक इत्तेफाक मेरे इन सारे इत्तेफाकात में शामिल कर लें, उन्होंने दिल खुश कर दिया है। साकिब बशीर साहब, इत्तफाक से आपकी मुलाकात हुई कोई ऑफ द रिकॉर्ड? कुछ हमें बताएं, क्योंकि फैसल वाडा साहब, फवाद चौधरी साहब जैसे एक्टिव हुए हैं, राव साहब की बात में लगता है कुछ थोड़ा सा दम है कि फैसल वाडा साहब ने यह भी कह दिया कि अगर इमरान खान साहब मुझे बुलाएं तो मैं मुलाकात के लिए चला जाऊंगा। फिर फवाद चौधरी साहब बहुत एग्रेसिवली अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, एक इत्तेफाक का इजाफा मैं भी कर देता हूँ कि फैसल वाडा जो है उन्होंने तकरीबन 6 महीने ये कहा था जनवरी 13 से पहले कि बल्ला जो है वो नहीं होगा निशानात में, पीटीआई का निशान बल्ला नहीं होगा। तो फिर उस पे मोहर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने लगाई, तो ये भी बड़ा इत्तेफाक था, ये सबसे बड़ा इत्तेफाक। वैसे छोटे मोटे इत्तेफाक है ना छोटी अदालतों में, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी थी, तो ये सबसे बड़ा जो है वो इत्तेफाक था कि उन्होंने 6 महीने पहले बताया। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी के जो केसेस हैं, 10 माह बुशरा बीबी जेल में रही हैं, तो उसको मेरा ख्याल है, और जो आखिरी केस था उनका, उसमें प्रोसिक्यूशन ने पूरा जोर लगाया कि उनकी ज़मानत ना हो। ज़मानत हो गई तो उसके बाद जो है वो इन्होंने मतलब ये एक बहस निकली कि डील हो गई है और इस तरह की बातें। मतलब अमूमी तौर पर जो डील जिसको आप कहते हैं, सही तरीके से जो डील है वो, उसको अब जो भी नाम दें, मियाँ साहब जब वापस आए थे तो वो डायरेक्ट सुप्रीम हाई कोर्ट में पहुंचे थे, तो 5 मिनट में प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था, नैब ने कहा था ये केस बनता ही नहीं है। मतलब जिस केस को उन्होंने 4-5 साल लगाए थे पूरे जोर से, उन्होंने कहा केस तो बनता ही नहीं है। तो इसको आप जो है वो उन अल्फाज में डाल सकते हैं। बाकी हुई या नहीं हुई हम उस तफसील में नहीं जाते। बाकी जो अलीमा और उज़मा की जो ज़मानतें हुई हैं, वो ज़मानतें ऑलरेडी को अक्यूज़ की जो ज़मानतें कानून है हो जाती हैं, तो उनकी ज़मानतें होनी ही थी, उसमें कोई मतलब ऐसी बात ही नहीं थी। बहरहाल उनकी ये मेहरबानी कि इनको किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया, ये बहरहाल उनके क्रेडिट है, या उनको रिहा करने में उन्होंने जो है वो मदद की उनकी। अब आते हैं अदालती महाज पे। सुप्रीम कोर्ट में कल चीफ जस्टिस जो है वो पहला अदालती उनका दिन होगा अदालत में बतौर चीफ जस्टिस। तो उन्होंने बड़े अहम जो है वो एक तो पॉइंट्स उठाए हैं। फुल कोर्ट बुलाई है, कल हमने इस पर बात कर ली थी। उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब को इंक्लूड किया है, हुकूमत इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हुकूमत कुछ और सोच रही थी, उनका प्लान ये भी था कि जस्टिस याहिया शायद जो है वो कर देंगे, रिक्यूज़ कर देंगे, माजरत कर लेंगे, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो वो उन्होंने रिक्यूज़ भी नहीं किया और उसके बाद चीफ जस्टिस भी बन गए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आखिरी दिन ख़त लिखा, उस ख़त पे राना सनौरा साहब ने कहा कि वो मतलब वो ना लिखते तो अच्छा होता। तो इसका मतलब है वो उनसे भी खुश नहीं है, लेकिन पहले दिन ही उन्होंने अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में उनको इंक्लूड भी किया और उसका इजलास करके जो है वो बेंचेस भी बना दिए, मतलब उसको फ़ाल कर दिया। इसके अलावा लाइव दिखाने के हवाले से वो तो बात ठीक है कि वो शफाफियत उसमें आनी चाहिए, लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतज़ामी जजेज़ हैं, उनको जो इंतज़ामी हेड हैं उनको बुलाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राव साहब ने बात की कि पूरे मुल्क में या ख़ास तौर पर पंजाब में, इस्लामाबाद में 9 मई के केसेस 80 में है, और इस हवाले से एक बात हुकूमत भी करती है और मुख्तलिफ डिस्कशन होती है कि अदालतें जो है वो नहीं कर रही। बहुत हम जो है वो उसमें तफसील में गए तो मेरे ख्याल में काम लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसरन बता दूं, उसमें सिर्फ अदालतों का मामला नहीं, प्रोसिक्यूशन भी वो केस आगे नहीं बढ़ा रही। फिर उसमें बहुत टेक्निकल वजूहात हैं, जिस केस में कई 100 मुल्ज़िम हों, कई 100 गवाह हों, वो केस आगे बढ़ना जो है वो नामुमकिन होता है। फिर एक और जो बात है इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के हवाले से, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, ये दोनों लिंक हैं। 6 जजेस ने उस वक्त खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम पे एक आप जो है वो बाकायदा तौर पर कोई ज़ाब्ता इखलाक बना दें, ताकि ये जो अदालतों के अंदर मुदाखलत वाला मामला है रुक जाए। नाज़रीन, एक मामला है कि ब्रिक्स का इजलास हुआ है और ब्रिक 2001 में 4 ममालिक का मुखफ़फ़ के तौर पर बनाया गया था, जिसमें रूस था, इंडिया था, चीन था और ब्राज़ील था, और फिर साउथ अफ्रीका इसमें बाद में 2010 में शामिल होता है। और ये इत्तेहाद ये है कि जो ममालिक उस वक्त मौशी तौर पर तरक्की कर रहे थे, 2050 तक वो लीडिंग ममालिक हो जाएंगे, और ये इसलिए इत्तेहाद बनाया गया था ताकि मौशी तौर पर इसमें देखा जा सके। तो नजमुल साकिब साहब, क्या समझते हैं कि ब्रिक्स में इस बार न्यू क्या हुआ है और हमारे लिए इसमें क्या है?
देखिए, हमारे लिए तो ये है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की जो है वो मेंबरशिप हो जाए और 2025 यानी अगले साल ब्राज़ील में होनी है। ये ब्रिक्स का नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह समिट का, उस तक हो सकता है कोई आपको कोई अच्छी खबर शायद मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो अच्छा होगा। जहाँ तक इस यानी समिट का ताल्लुक है तो दो बड़े, मैंने उसका ये जो 32 सफ़ात की डिक्लेरेशन आई है ना जी, ये वो समिट है जिसका इन्होंने रखा था जी कि टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म, यानी मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना इस समिट की थीम थी। 32 सफ़े की डिक्लेरेशन मैंने पढ़ी और उसके बाद मुझे 2-3 इसमें से टेक अवेज नजर आए जो कि एक्चुअली हुआ। बाकी तो ये होता है ना, इस चीज़ का नोट लिया, इसको ये होना चाहिए, इसको वो होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम जो है, रूस का प्रपोजल था कि ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, क्योंकि रूस को बैन किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी कि आप इसकी जगह पे ब्रिक्स का अपना कोई इसका मैसेजिंग सिस्टम जो है वो करें, जो कि माना गया। फिर उसके बाद बार्टर सिस्टम के बारे में बात की रूस ने, क्योंकि डॉलर से जान छुड़ानी है और उनको और भी मुसीबतें हैं। और उसमें हमने पाकिस्तान का भी नाम पढ़ा कि कोई अजनास वगैरह जो है ना, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये तो दो हो गए रूस के प्रपोजल जो माने गए। चीन ने बताया कि ब्रिक्स एक बड़ा संजीदा फोरम है और अगर दुनिया में किसी भी मुल्क को कोई प्रॉब्लम है तो हम मौजूद हैं, यानी चाइना मौजूद है। दो इसके अलावा और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें सामने आई कि टर्की अगर मेंबर बन जाता है तो वो यूरोप का पहला मुल्क होगा जो कि इस ग्लोबल साउथ वाले एरिया में आएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, ये पूरे वेस्ट के लिए और ग्लोबल नॉर्थ के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि चीन और इंडिया ने, यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने और नरेंद्र मोदी साहब ने एक मीटिंग की और उसमें ना सिर्फ बर्फ़ पिघली बल्कि उस बर्फ़ का पानी बना, पानी गिलास में पिया गया और आइंदा की सूरत हाल बताई गई कि जी हम इसको, तो लगता यही है कि यानी इंडिया ने को थोड़ा सा अपने आप को झुकाया है, जिसकी वजह से चीन ने कहा है कि खैर है। आखिरी बात, ब्रिक्स आई थी इसलिए कि वर्ल्ड बैंक और IMF को जो है वो जान छुड़ाई जाए, डॉलर से जान छुड़ाई जाए। ये तो नहीं कर सके, लेकिन इसकी प्रोग्रेस जो है आहिस्ता है लेकिन जाने वाली है बहुत आगे तक। ठीक है, आगे तक जाने वाली। राव खालिद साहब, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद है, जिस तरह नजम साक़ साहब ने कहा कि अल्लाह करे पाकिस्तान इसका मेंबर बन जाए अगली बार में जब ये समिट होती है, तो पाकिस्तान के लिए कितना अहम हो सकता है ये? बहुत अहम है। ये तो फ्यूचर के फोरम्स है, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, ये वो फोरम्स है जो एक ग्लोबल साउथ का ब्रिक्स जैसे कहा नजम साक़ साहब ने, ये है और बहुत पावरफुल फोरम है, नो डाउट। और नए इक़्तिसादी निज़ाम की बात की, बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी निज़ाम जो है उसमें ख़ास तौर पे वो बात करते हैं जो छोटे मुल्क कर्जे में दबे हुए हैं और वो दे नहीं सकते, उनकी डेवलपमेंट इम्पैक्ट होती है, तो उनके हवाले से भी बात करते हैं। फिर डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पुतिन ने की इस में, उसने कहा कि जी हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे, क्योंकि पहला वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो कैओस का बायस बना है और दुनिया में जंगों का बायस बना है। हम एक पुरअमन दुनिया के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे। तो उस हवाले से इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बहुत आगे के हैं और ये आगे तक जाएगा। और दूसरी जो अहम बात जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इस इजलास में पाकिस्तान नहीं था, ना पाकिस्तान को दावत दी गई, ना पाकिस्तान ने शिरकत की। और सुना है भारत ने कोशिश की है कि नए मेंबर्स ऐड ना हों, जबकि ये फोरम जो मल्टीलैटरलिज्म की जब बात करता है तो होंगे नए लोग, रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। हमने बड़ा लेट इनिशिएटिव लिया और हमें थोड़ा सा उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद मेंबर तो बन जाए, लेकिन थोड़ा जोर लगा के रखना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए ताकि ये मामला जो है ना वो बेहतर से बेहतर हो सके। राइट। और दूसरा इसमें जो डी-डॉलराइजेशन वाला वो है वो हमें बहुत सूट करता है, क्योंकि डॉलर के नीचे तो हम पिस के रह गए हैं। जी नजम साक़ साहब, आज के सवाल। जी शुक्रिया ज़ौक़। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल जी, इंतहाई मेहनत के बाद बिलाखिर आइन में तरमीम कर दी गई। उम्मीद करते हैं कि इन तरमीम से अवाम के बहुत सारे मसाइल हल होंगे। ज़रूरी सवाल ये है कि बहसीत मजमूई आईन पाकिस्तान पर इज्तमाही तौर पे अमल दरामद का प्रोसेस कब शुरू हो रहा है? राइट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पाकिस्तान में सियासी पार्टियां कुछ ऐसा कर देती हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक उनका बनाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब जबकि आइनी तरामीम से ज़ाहिर हो गया कि हुकूमत को ऐवान में 2/3 अक्सरियत हासिल है, तो गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की गुंजाइश रह गई है कि नहीं है? राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन ज़रूरी और गैर ज़रूरी सवाल और प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।